प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रथमतया केस स्टडी को देखेंगे। केस स्टडी देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। किसी चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना, इसमें भी एक मजा है, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि कैसे मैरिज को देखने के लिए, उसका मंथ निकालने के लिए, यानी कि शादी कब हो सकती है ये जानने के लिए कौन से फैक्टर को देखना चाहिए। तो ये पूरी केस स्टडी इसी के संदर्भ में रहेंगी और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है वो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, यानी कि उसका प्रिडिक्टिव जो एप्लीकेशन होना चाहिए उनको नहीं आता। इसके पीछे कई कारण है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनको ज्योतिष सही तरीके से सिखाया नहीं जाता। और दूसरा, एस्ट्रो स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं तो टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग है। इसलिए आपको बड़ी गंभीरता से इसे सीखना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अलग अलग कुंडलियां देखना, ये बहुत आवश्यक होता है। इससे ही हम आगे बढ़ते हैं, सीखते रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सहज, सुंदर और रिप्लिकेबल होनी चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते आज के हमारे इस केस स्टडी के तरफ। तो आखिर हम देखेंगे कैसे मैरिज वेन केस स्टडी है। डिटेल्स, इवेंट देखेंगे, रेगुलर वे, हाउसेस, नक्षत्रांशा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर ट्रांजिट देखेंगे और फिर प्रिडिक्शंस आखिर क्या है। तो देखिए, ये जो व्यक्ति है, जब मेरे पास आए थे, इनकी डिटेल्स लीजिए आप भी, तो आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनके डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1987 और रात के यानी सुबह के 3:50 कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ओके। और इनका कंसल्टेशन कब हुआ था, और ये रियल लाइफ केस स्टडी, यानी कि मैंने प्रिडिक्शन दिया था और वो कैसे पूरा हुआ या नहीं, ये हम अब अभी देखेंगे। तो ये कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आए थे लगभग अक्टूबर नवंबर 2019 के आसपास। ओके। और मैंने क्या प्रिडिक्शन दिया था, प्रिडिक्शन सही आया या नहीं, इनकी शादी कब हुई, यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से और इस केस स्टडी के माध्यम से जानेंगे। तो इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। तो ये है कुंडली। ओके। तो यहां पर देखिए, ये जब मेरे पास आए थे तब इनकी उम्र लगभग 30 क्रॉस थी, 32 के आसपास थी। तो जब भी आप मैरिज के रिलेटेड कुंडली देखिए, यानी कि किसी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि मेरी शादी कब हो सकती है, तब पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर टेंटेटिव पीरियड क्या है उसके मैरिज के, यानी कि मैरिज में डिले तो कोई नहीं है, इसकी मैरिज किस एज के आसपास हो सकती है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या इसकी मैरिज 26, 28 या 30 के बाद हो सकती है, ये पकड़ में आना चाहिए। तो बेहतर तरीके से आप प्रिडिक्शंस निकाल पाएंगे। तो इनकी उम्र 32 थी, यानी कि डिले मैरिज हो गया है इनका, 30 उम्र क्रॉस थी। तो आखिर इसके पीछे के कारण को हम पहले देखते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर टिपिकल वे से देखा जाए तो लग्न में है सैटर्न। ओके, लग्न में सैटर्न है, ठीक है। 7th हाउस पर उसकी दृष्टि है, एस्पेक्ट है, ठीक है। ओके। लेकिन ये कोई डिले मैरिज हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे कुंडली में तो हम ये देखते हैं। ओके। लेकिन अभी हम 7th लॉर्ड को देखते हैं। इसके लिए देखना क्या है, हमें 7th लॉर्ड और कारक वीनस को भी देखना है। तो यहां पर वीनस, 7th लॉर्ड और वीनस कारका एक ही है। तो 7th लॉर्ड वीनसा और कारका वीनसा इज इन द 2nd हाउस। और यहां पर देखिए, वीनस केतु के नक्षत्र में है। ओके। और वीनस के ठीक सामने, यानी कि वीनस पापकर्त्री में है, वीनस के ठीक सामने सन है, वीनस के पीछे सैटर्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीनस के 4th हाउस में ये देखिए मार्स और राहु का कंजंक्शन है। तो नोट डाउन कीजिए, जब भी वीनस के 4th हाउस में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, मेलेफिक कॉम्बिनेशन, जैसे सैटर्न मार्स, मार्स राहु, मार्स केतु, तब मैरिज में डिले अवश्य ही होता है। ओके।
और अगर आप देखेंगे D9 कुंडली देखिए तो 7th लॉर्ड मर्क्यूरी इज इन द 8th हाउस, और यहाँ पर 4th हाउस में देखिए केतु, सन और जुपिटर एक साथ है, तो यहाँ पर ग्रहण है कहीं ना कहीं तो 4th हाउस में। तो D9 के 4th हाउस में ज्यादातर अगर मेलेफिक प्लैनेट एक साथ है तो भी मैरिज में डिले होता है, लेकिन ये ठीक है। ठीक का मतलब यह है कि ये योग आपको बहुत सारी कुंडली में देखेंगे, और कभी कभी आपको ये भी पता चलेगा कि यार अर्ली मैरिज तो उनका हुआ है, इनका डिले क्यों नहीं हुआ। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से डिले मैरिज नहीं होता। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नक्षत्रांशा सिस्टम में देखी जाती है, पराशरी नक्षत्रांशा में, वो है D60 कुंडली। ये बहुत महत्व रखती है, बहुत मायने रखती है। कैसे, यहां पर देखिए D60 में 7th हाउस और लग्न 1-7 एक्सिस जो है वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब है, कोलैप्स है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। जैसे 7th हाउस में मार्स और राहु का एक साथ, और लग्न में देखिए केतु सैटर्न, मार्स केतु, सैटर्न सन, मार्स सन, केतु सन, सैटर्न सन, इनका कॉम्बिनेशन देखिए। और ओके, तो ये कहीं ना कहीं तो 1-7 एक्सिस पूर्ण रूप से मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होने के कारण D60 में मैरिज में डिले 100% होगा ही होगा, ये आप कह सकते हैं। इसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है, ये व्यक्ति मेरे पास आफ्टर 30 आए, लेकिन अगर यही व्यक्ति मेरे पास 24 में आते, अगर वो कहते कि मेरी मैरिज के योग कब है, क्या अगले साल है, नहीं, आप वहां पर अवश्य ही कहना चाहिए कि आपके मैरिज के योग 30 तक नहीं बन रहे, चाहे आप कोई भी रिमेडीज कीजिए। ओके, ये कॉन्फिडेंस आपके भीतर होने चाहिए। और हाँ, रिमेडीज के बारे में एक बात को याद रखिए, रिमेडीज हर वक्त काम करती ही है ऐसा नहीं, वो अलग बात है, वो उस विषय में हम नहीं जाते अभी। तो आपको यहाँ पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए मैरिज कब हो सकते, तो ये 30 क्रॉस है। ओके, तो ये कैसे हमने जाना, लग्न कुंडली से वीनस को देखा, सैटर्न लग्न में है, उसके एस्पेक्ट है, वीनस के आगे पीछे पाप करती रही है, और वीनस से 4th हाउस में मार्स और सैटर्न है, D9 में 7th लॉर्ड इज इन द 8th हाउस है, वो तो ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन D60 को सबसे महत्वपूर्ण, D60 से आप सही कैच कर पाते तुरंत। ओके, ठीक है, ये तो हो गया डिले मैरिज की हो गई, ठीक है, लेकिन अभी हमें जानना है कि मैरिज वे, इनकी शादी कौन से दशा में कब हुई और क्यों हुई, उसी दशा में क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण। तो जब ये मेरे पास आए थे तब इनको सैटर्न महादशा में जुपिटर की अंतरदशा चल रही थी, और सैटर्न महादशा इनको लगभग 2002 से आरंभ हुई थी और तब से चल रही थी, और लास्ट की जुपिटर के अंतरदशा चल रही थी। इसीलिए मैंने डायरेक्टली जुपिटर को एनालिसिस करने के लिए देखा, यानी जुपिटर का एनालिसिस करना चाहा, तो जुपिटर को देखा। तो यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप हाउसेस को देखने के लिए, मैरिज देखने के लिए हाउसेस कौन से इंपॉर्टेंट है, 1, 7, 11, 2, 5, 9 और वीनस, यानी कि यहां पर देखिए जब भी आप मैरिज देखें कौन सा भी, तो इनके लिए जो महत्वपूर्ण हाउसेस होते हैं ये पहले नोट डाउन कीजिए। प्राइमरी हाउस, मेन हाउस जो है वो 7th हाउस, उसके बाद लग्न भाव और फिर 11th हाउस, ये प्राइमरी हाउसेस है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस है मैरिज के प्रिडिक्शन के लिए, मैरिज फेन के लिए। देन सपोर्टिव हाउसेस है 2nd, 9 एंड 5। ओके, ये सपोर्टिव हाउसेस है, लेकिन चाहे जिस भी दशांतर दशा में मैरिज हो, उसका कनेक्शन 7th हाउस से, लग्न भाव से और 11th हाउस से होना ही चाहिए, तभी उस दशा में इवेंट होता है, ये याद रखिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो अभी जुपिटर का हम एनालिसिस करते हैं। तो जुपिटर की इनको दशा थी लगभग 2019 से आरंभ हुई थी। तो यहां पर देखिए हम बेसिकली दशा को भी देखते हैं तो आपको और गहराई से पता चलेगा। देखिए सैटर्न 2002 से लेकर जुपिटर मई 2019 में आरंभ हुई और लगभग पूर्ण रूप से 2021 तक, दिसंबर तक है। ओके, तो हम जुपिटर का एनालिसिस करते हैं। जुपिटर 4th हाउस में है और जुपिटर खुद के ही नक्षत्र में है,
यहाँ पर देखिए जुपिटर इज इन द पूर्वा भाद्रपदा, यानी कि जुपिटर के नक्षत्र में। तो जुपिटर 4th हाउस में है, लेकिन यहां पर जुपिटर कोई खास कनेक्शन ना तो 7th हाउस से ना तो 1st हाउस से बना रहे। वो 5th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है, वो ठीक है, फिर जुपिटर के ही नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं तो डबल 5th और 2nd हाउस एक्टिवेट हो चुका है। हाँ ठीक है, जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट्स है, जब भी मैरिज वगैरह संतति के इवेंट्स होते हैं चाइल्ड के, तब इनकी दशा हो तो अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत टिपिकल होता है। बहुत सारी कुंडली आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, तब आप जानेंगे कि बहुत सारी कुंडली में बहुत ही अच्छा जुपिटर की दशा अंतरदशा चल रही है, मैरिज की एज भी है लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का कारण आपको जब आप डीप में जाएंगे तभी पता चलेगा। तो यहां पर आप देखिए कि कोई खास कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, फिर भी जुपिटर के अंतरदशा में मैरिज क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। ओके, और बहुत अगर टिपिकल सोचने वाला ही हो तो वो कहेगा जुपिटर के 11th हाउस में वीनस है, ये इससे काम नहीं बनता, इससे इससे ऐसे इवेंट नहीं होते। B9 में देखिए जुपिटर 4th हाउस में, इसमें भी कोई खास कनेक्शन, सिर्फ लग्न लॉर्ड है 4th हाउस में, तो इससे कोई मैरिज नहीं बनता। ओके, ऐसे तोड़ मोड़ के अगर हम लॉजिक बनाने लगे तो इवेंट हम जान नहीं पाएंगे, इसलिए फर्म उसका कनेक्शन 7th हाउस से बनना चाहिए। तो यहां पर तो नहीं बन रहा, तो क्या इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों हुआ। यहां पर नक्षत्रांशा काम करता है, यहां पर नक्षत्रांशा का इंपॉर्टेंस पता चलता है। देखिए यहां पर 7th हाउस का जो नक्षत्रांशा है, अगर यहां पर देखिए 7th हाउस का नक्षत्रांशा जो है वो है जुपिटर, और जैसे नक्षत्रांश सिस्टम में हर एक हाउस का, हर एक भाव का नक्षत्रांश निकाला जाता है और उससे प्रिडिक्शंस किया जाता है। जैसे 7th हाउस का नक्षत्रांश है जुपिटर, और जब भी, और रूल ये है कि जब भी नक्षत्र आंशा की दशा आए या उससे कनेक्टेड प्लैनेट की दशा आए, तब उस दशांतर दशा में शादी होती है। तो यहां पर देखिए जुपिटर इज द 7th हाउस नक्षत्रांशा, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 7th हाउस से, और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि वो 7th हाउस का नक्षत्र अंशा है, नक्षत्र अंशा लॉर्ड है। तो डेफिनेटली 7th हाउस को उसने स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट किया हुआ है, तो 7th हाउस इज एक्टिवेट। ये कनेक्शन देखिए, इसलिए नक्षत्र अंशा इज इंपॉर्टेंट। और वो जो जुपिटर है फिर जुपिटर के ही नक्षत्र में है, यानी कि ये डबल इन्फ्लुएंस होगा, डबल स्पीड से उसने 7th हाउस को एक्टिवेट किया। ओके, तो 7th हाउस इज एक्टिवेट हो गए यहां पर, तो श्योरली इस जुपिटर के अंतरदशा में मैरिज 100% होगा, आप कह सकते हैं 100%। और यहां पर जुपिटर जो है वो लग्न भाव से भी कनेक्टेड है, यहाँ पर नक्षत्रांशा से, यानी कि हमें 7th हाउस मिल गया, लग्न हाउस मिल गया, तो डेफिनेटली इस अंतरदशा में मैरिज होगा। ओके, तो पीरियड मिल गया हमें मई 2019 से लेकर 2021 तक। ओके, तो ये ब्रॉड पीरियड हो गया। ओके, लेकिन अभी हमें प्रत्यंतर दशा का चयन करना है। ओके, तो किस प्रत्यंतर दशा में मैरिज हो सकता है ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से जानेंगे, यहां पर देखिए हमें कौन से हाउसेस मिले, 7th हाउस मिल गया स्ट्रांगली क्योंकि जुपिटर इज अ नक्षत्रांश ऑफ 7th हाउस, देन लग्न भाव को मिल गया, तो यहां पर बचे 11th हाउस। ओके, तो कहीं ना कहीं तो 11th हाउस को हमें प्ले में लाना है, ओके, एक्टिव करना है। ओके, तो और दूसरा कि यहां पर देखिए, तो हम दशा सिस्टम की तरफ जाते हैं, अभी हम दशा देखते हैं तो और आप गहराई से समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए मई 2019 से लेकर 2021 तक जुपिटर की दशा, और जुपिटर पैटर्न देखिए, पहले जुपिटर की प्रत्यंतर दशा रहेगी, फिर सैटर्न की प्रत्यंतर दशा और मर्क्यूरी की। तो यहां पर दो चांसेस है, सैटर्न और मर्क्यूरी की प्रत्यंतर दशा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न इज इन द लग्न भावा, और दूसरा मर्क्यूरी इज इन द 11th हाउस, और वो जुपिटर के साथ है, यानी कि नक्षत्र 7th हाउस के नक्षत्रांशा के साथ होने के कारण वो कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 7th हाउस की जो कारक प्लैनेट्स है जो मैरिज दे सकते हैं, वो देखिए जुपिटर, मर्क्यूरी, मून और वीनस,
इनके दशा में ही मैरिज हो सकता है, इनके अंतरदशा में। ओके, तो कहीं ना कहीं तो इसमें मर्क्यूरी है, तो डेफिनेटली मर्क्यूरी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने मर्क्यूरी को सिलेक्ट किया। और कहीं ना कहीं तो डिले मैरिज होने के कारण, और सैटर्न, यहां पर देखिए सैटर्न को मैंने क्यों रिजेक्ट किया, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा को, क्योंकि थोड़ा सा डिले है। ओके, और स्थिर लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न है, वो थोड़ा सा डिले इंडिकेट करता है। ओके, देन यहां पर देखिए मर्क्यूरी के सैटर्न को रिजेक्ट करने के दूसरा कारण D9 में 12 भाव में है, और D60 में वो पूर्ण रूप से नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है सैटर्न, जैसे सैटर्न केतु, सैटर्न मार्स, सैटर्न सन, तो उसे रिजेक्ट किया। तो मर्क्यूरी का क्यों सिलेक्ट किया, आखिरी प्रश्न ये खड़ा उठता है। तो देखिए मर्क्यूरी 11th हाउस, तो हमें 11th हाउस चाहिए, 11th हाउस प्ले में आ गया। दूसरा वो जुपिटर के साथ है। ओके, देन नेक्स्ट वो D9 यानी नवमांश कुंडली का 7th लॉर्ड है, और D60 कुंडली का भी 7th लॉर्ड है, इसलिए मैंने मर्क्यूरी को सिलेक्ट किया। तो देखिए मुझे पीरियड कौन सा मिला, यहां पर मर्क्यूरी मई 2020 से लेकर जून 2020। ओके, मई 2020 से लेकर, जैसे कि हाँ यहां पर मैं लिखता हूं मई 2020 से लेकर जून जून 2020। ओके, तो ये 4 मंथ का पीरियड मुझे मिल गया। अब हम 4 मंथ तक आ गए। ओके ठीक है, अभी हमको एक मंथ का पीरियड चाहिए कि उस मंथ में शादी हो सकती, ये मंथ हमें निकालना है। अब क्या करना है, देखिए यहां पर सूक्ष्म दशा उतना काम नहीं करती, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि टाइमिंग में कहीं ना कहीं तो वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत। तो अगर सूक्ष्म दशा तक हम गए भी तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रहने की संभावनाएं होती, क्योंकि सूक्ष्म दशा के लिए बहुत ही शार्प आपका टाइमिंग होना चाहिए, और वो बहुत बार नहीं होता, चाहे आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करें। इसलिए यहां पर तो प्रश्न खड़ा उठता है कि आप यहां पर क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपको ट्रांजिट की हेल्प लेनी चाहिए। तो हमें इन 4th मंथ के बीच का ट्रांजिट देखना। ओके, तो ट्रांजिट हम देखेंगे कैसे, पहले तो सन का ट्रांजिट देखना है, और फिर अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का ट्रांजिट देखना है। यहाँ पर अंतरदशा लॉर्ड जुपिटर है, जो कि 1 वर्ष का उनका ट्रांजिट होता है, तो उनको थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं हम। और प्रत्यंतर दशा मर्क्यूरी का ट्रांजिट मैंने लिया था। ओके, तो कैसे लिया था सन का ट्रांजिट, तो देखिए इसमें क्षमा चाहता हूं, यहां पर मई नहीं, यहां पर फरवरी है। ओके, फरवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक, ये 4 मंथ का पीरियड मिल गया। अभी क्या करना है, हमें एक मंथ निकालना है, तो सन का ट्रांजिट देखना है। और बहुत बार मेरे एक्सपीरियंस से ये मैंने देखा है कि जब भी शादी होती है तब अंतरदशा स्वामी या सन कहीं ना कोई तो 6th हाउस 7th हाउस के आसपास होता है, या लग्न भाव के आसपास होता है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, जो पराशरी नक्षत्रांशा में करते हैं हम, गाइड प्लैनेट को निकालते हैं, यानी कि जो प्लैनेट आपको गाइड करके इवेंट कब हो सकता है उसे पराशरी गाइड प्लैनेट कहते हैं। तो वो मैंने उस वक्त निकाला था जब मैं ये कुंडली को एनालिसिस कर रहा था, लगभग अक्टूबर 2019 में। तब उस वक्त जो गाइड प्लैनेट थे वो थे वीनस, सन और जुपिटर। ओके, वीनस, सन और जुपिटर ये गाइड प्लैनेट थे। तो कहीं ना कहीं तो सन का ट्रांजिट इनके नक्षत्रों से होना चाहिए, इनके राशि से होना चाहिए। तो देखिए मई के आसपास या जून के आसपास सन का ट्रांजिट वृषभ राशि में होता है, वो होता है 15 मई से लेकर 15 जून तक। ओके, तो ये ट्रांजिट लगभग सन का जो ट्रांजिट है वो फेवरेबल है 7th हाउस से। ओके, तो यहां पर हमें एक मंथ मिल रहा है अभी कि 7th हाउस का जो सन का ट्रांजिट है 7th हाउस से, वो मई के आसपास, मई जून के आसपास 7th हाउस से हो रहा है। और जो गाइडेड प्लैनेट है उनके यहां से ही हो रहा है, जैसे कि सन के नक्षत्र में या वीनस, यानी कि वीनस की राशि और सन का नक्षत्र हम लेंगे यहां पर। ओके, ये हो गया। और उसी वक्त जो प्रत्यंतर दशा स्वामी मरकरी था उसका ट्रांजिट भी लगभग मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के इर्द गिर्द ही था, यानी कि मई में वो मेष में थे और जून लगभग आसपास वो वृषभ में थे।
तो इसलिए मैंने 15 मई, तो मैंने प्रिडिक्शन के लिए जो इवेंट था, वो इवेंट के लिए जो मंथ चाहिए था, वो मंथ मैंने सिलेक्ट किया 15 मई से लेकर 15 जून। ओके, 15 मई से लेकर 15 जून 2020। क्यों सिलेक्ट किया? इसमें सन का ट्रांजिट देखा, सन का ट्रांजिट 7th हाउस से या नियर अबाउट 7th हाउस से होना चाहिए। लेकिन इसमें गाइड प्लैनेट जो है, पराशरी गाइडेड प्लैनेट, इसकी भी हेल्प मैंने ली। ट्रांजिट निकालना उस वक्त का जब आप कुंडली देखते हैं और उससे गाइडेड प्लैनेट पता चलते। तो वो प्लैनेट थे वीनस, सन, ओके, और मून थे। तो मैंने वीनस से सन का ट्रांजिट, यानी कि वृषभ राशि और सन के नक्षत्र से मैंने सन का ही ट्रांजिट देखा और वो 7th हाउस से था। इसलिए वो था 15 मई से लेकर 15 जून तक 2020। और उसके साथ साथ अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो डायरेक्टली आप प्रत्यंतर दशा स्वामी का ट्रांजिट देखिए, कब है 7th हाउस के आसपास। तो प्रत्यंतर दशा का स्वामी का मैंने ट्रांजिट लिया था 7th हाउस से, ओके, और वो भी मून के नक्षत्र से मैंने लिया, क्योंकि मून इज अ 9th लॉर्ड। तो वो समय भी था 15 मई के बाद ही था, 15 मई से 15 जून। इसलिए मैंने उनको ये कहा कि मेरा प्रिडिक्शन क्या था, आपकी शादी 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में आपकी शादी होगी 2020 में। देखिए, ये प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन गिवन 15 मई टू 15 जून 2020। और रियल फैक्ट क्या थी? रियल फैक्ट ये थी कि उनकी मैरिज जो है वो मई 2020 में हुई। और कब हुई? लगभग 22 या 25 तारीख को, 22 या 25 तारीख को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसके आसपास हुई। मई 2020 में इनका मैरिज हुआ। तब दशा कौन सी थी? सैटर्न महादशा, जुपिटर अंतरदशा और मरकरी प्रत्यंतर दशा में इनकी मैरिज हुई। और ट्रांजिट सन का 7th हाउस से था, प्रत्यंतर दशा मरकुरी का भी ट्रांजिट 7th हाउस से था। इतना सिंपल है। मैंने बहुत सारा सिंपल रखने की कोशिश की है कि ताकि आप भी समझे। तो इस प्रकार से देखना पड़ता है, इजी तरीके से देखना पड़ता है। इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं कि सैटर्न का ट्रांजिट देखो, जुपिटर का देखो। सिंपली आप सिंपल रखिए, सिंपल स्टेप फॉलो कीजिए, आप बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे और रिपीटेडली कर पाएंगे। एटलीस्ट आप 80% सक्सेसफुल प्रिडिक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम आगे भी जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज है वो देखते रहेंगे। लेकिन आज हमने क्या देखा, जो कैरेज जो देखा हमने, इसमें आप पहले मैरिज कब होगी ये देखिए, क्या डिले मैरिज के योग है ये देखिए। फिर उसके बाद D60 को भी देखना चाहिए। अगर आप D9 तक ही रुकेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। D60 को भी देखिए। फिर अगर आप टिपिकल देखना चाहते तो देख सकते हैं, हमने दोनों तरीके से देखा, टिपिकल वे से और नक्षत्रांश से। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं कि टिपिकल वे से, जो रेगुलर तरीके से हम देखते, वहां से हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। जैसे कि जुपिटर में हुआ क्यों मैरिज, यहाँ पर जुपिटर का कनेक्शन 7th हाउस से नहीं बन रहा, लग्न से नहीं बन रहा। सिर्फ अगर टिपिकल मोड़ जोड़ से हम लॉजिक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हम फंस जाएंगे। इसलिए नक्षत्रांशा की हेल्प लेनी पड़ती है। नक्षत्रांशा ये सिस्टम है कि आप तुरंत पकड़ जाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि यस डेफिनेटली इस टाइम में मैरिज होगी, इस अंतरदशा में मैरिज होगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर 7th हाउस का नक्षत्रांश है, तो श्योरली मैरिज होगी और वो रूल बेस है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा, फिर ट्रांजिट को देखा, फिर गाइडेड प्लैनेट का भी इस्तेमाल किया। इन सभी को देखकर हमने एक मंथ को निकाला। तो इनको ये अक्टूबर 2019 में मेरे पास आए थे और उनको मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि आपकी शादी 15 मई से 15 जून के बीच 2020 में होगी। ओके, और उनकी शादी मई एंड में हुई थी। ओके, तो ये था मेरा प्रिडिक्शन। तो देखिए, मेरा मोटिव ये है कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल सीखिए, सही तरीके से सीखिए, तभी आप एक एस्ट्रोलॉजी सही तरीके से सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों को मार्गदर्शन भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो को लेकर, और मैं ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा अलग अलग विषयों पर। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।